नमल, मैं ज़ख्म हूँ, फिर भी दिखाई न दूँ। ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद के दूसरे हिस्सों पर भी फजर ऐसे ही तुलू हो रही थी। इस अपर मिडिल क्लास कॉलोनी में एक घर की खिड़कियाँ नीले अंधेरे में रोशन थीं। छोटे से लॉन के सामने लाउंज की खिड़की नज़र आती, मगर घर की बगली गली से अंदर जाओ तो पहले किचन का बंद दरवाज़ा आता और फिर एक बेडरूम की खिड़की जिससे चेहरा लगाकर देखो तो अंदर लैंप जल रहा था और कारपेट पे एक लड़की नमाज पढ़कर सलाम फेर रही थी। बेड की साइड टेबल के जलते लैंप के साथ मोबाइल, पानी और चंद दवाइयाँ रखी थीं। ऐसी दवाइयाँ जिनको गुर्दे का वो मरीज़ इस्तेमाल करता है जिसको डोनर गुर्दा लगा हो। वो नमाज ख़त्म करके बिना दुआ मांगे उठी, जाए नमाज उसी मेज़ के खाने में रख दी, दुपट्टा उतारकर बाल आज़ाद किए, फिर पलटकर स्टडी टेबल तक आई तो उसका चेहरा सामने आया। वो साफ मगर कदरे जर्द रंगत की, दराज का दुबली पतली सी थी, नगोश मुतनासिब, आंखें बादामी रंग की, गहरी भूरी पलकें मुड़ी हुई और नाक में हीरे की नन्ही सी लौंग, बिल्कुल मूंग के दाने जितनी। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी मगर उसके बाल खूबसूरत थे, गहरे भूरे, सर से कान तक सीधे और फिर मोटे मोटे कर्ल्स की सूरत घुंघराले हो जाते। वो स्टेप्स में थे, सामने से ठोड़ी तक, फिर कंधों तक और पीछे कमर तक आते। उसने अलमारी खोलकर एक फाइल निकाली और बेध्यानी में एक डिब्बे को लुढ़का दिया जिससे अखबार के चंद तराशे फिसल कर बाहर आ गए, मगर चूंकि उसने देखा नहीं था सो स्टडी टेबल पर आ बैठी और फाइल खोल ली। अखबार के तराशे उसके कदमों में गिरे रहे। कमरे में नीम अंधेरा था, वो ठीक से पढ़े भी नहीं जाते थे, मगर फिर खिड़की के बाहर सुबह फैलती गई और रोशनी अंदर भरती गई और उनकी तहरीर वाज़िया हो गई। इन तराशों की सुर्खियाँ कह रही थीं कि असिस्टेंट डायरेक्टर नैब वारिस गाजी पुरस्कार तौर पर कमरे में मुर्दा पाए गए। पुलिस ने मौत को खुदकुशी, अजीज़ व अकारिब ने कत्ल करार दिया। कमरे से लैपटॉप और अहम डॉक्यूमेंट्स भी गायब। इस्लामाबाद के पोश इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक खातून जाँ बहक, एक ज़ख्मी। जहाँ बहक खातून कुछ रोज़ कबल मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले नैब डायरेक्टर के भाई की अहलिया थी। ज़ख्मी खातून के दोनों गुर्दे फायरिंग के नतीजे में ज़ाया हो चुके हैं। नीज़ उनका ताल्लुक नैब डायरेक्टर कत्ल केस का मामला हल। पुलिस ने सौतेले भाई फारस गाजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अपनी बीवी और रिश्तेदार खातून पर फायरिंग में भी उसका हाथ। दोनों हाथों ने तेज़ी से वो कागज़ समेटे और उनको डब्बे में डालते हुए अलमारी बंद की, फिर सीधी होकर खड़ी हुई। वो तैयार हो चुकी थी और अब गीले घुंघराले बाल ब्रश कर रही थी। फजर बीते काफ़ी देर हो चुकी थी और बाहर हर तरफ सुनहरी रोशनी थी। उसकी खिड़की के बाहर पतली गली में वापस चलते जाओ तो अब किचन का दरवाज़ा खुला था और जाली से बातें करने की आवाज़ें और नाश्ते की खुशबू आ रही थी। मुलाजिम लड़का खड़ा चाय को दम पे रख रहा था, साथ ही एक हट्टी कट्टी इस तबके की एक औरत खड़ी थी। वे सदाकत, माँ का सारा पैगाम समझ में आ गया ना? अब मैं तसल्ली से गराई चली जाऊँ? वो जैसे कोई लंबी चौड़ी बात समेट रही थी। लड़के ने कहा, हाँ ना चाची, कहते हुए तशफ़ी करवाई। चाची ने जैसे फरागत से इधर उधर देखा। ये तो अपनी बाजी का नाश्ता बना रहा है। उसने मालकिन की बाबत इस्तफसार किया। हाँ, और साहिब का भी, बाजी के अब्बू। 2 लोग ही तो हैं घर में। ना तो तेरी बाजी की शादी वादी नहीं हुई? साहब ने बहुत पहले अंडा तोड़ते हुए बहुत को खींचा। बाजी की मंगनी की थी, शादी भी होने वाली थी, मगर फिर बाजार में फायरिंग हुई और बाजी को भी गोली लग गई। बस दोनों गुर्दे ज़ाया हो गए। किसी अंग्रेज़ औरत ने गुर्दा तो दे दिया और लग भी गया, पर मंगनी टूट गई। फिर बाजी ने शादी नहीं की। बेचारी 27-28 की तो होगी। अरे 33-34 से कम की नहीं है बाजी, लगती छोटी हैं। सदाकत ने फ़ख्र से कहते हुए अंडा तेल पे डाला। शड़ शड़ की आवाज़ आई और तेल पे बुलबुले बनने लगे। तुझे कैसे पता उसकी उम्र? चाची ने मशकूक नज़रों से लड़के को देखा।
उम्र का नहीं, सालगिरह का पता चल जाता है। वो हर साल सालगिरह पे सादी भाई कार्ड और फूल जो लाते हैं। सादी भाई कौन? ले, तुझे सादी भाई का नहीं पता? सदाकत ने अंडा पलटते मलामती नज़रों से चाची को देखा। बाजी का भतीजा है, बड़े साहब का पोता। देख, ऐसे होते हैं भतीजे। और तू अगर आए तो मजाल नहीं कि चाचा चाची को शक्ल भी दिखा दे। साथ ही लड़के की पुश्त पे दमुकड़ा जड़ा। वो बिलबिला कर रह गया। इसीलिए तो बाजी अपने भतीजे से बड़ा प्यार करती होंगी। कहाँ? सदाकत ने बुरा मुंह बनाए उसी अंदाज में कहा। वो तो सादी भाई से बात भी नहीं करती, मिलती भी नहीं है। वो तब ही घर आता है जब वो नहीं होती। वो उससे नाराज़ है। आय हाय, क्यों? पुरानी नाराज़गी है। बाजी को गोली लगी थी और सादी भाई के मामू ने मारी थी। बस तब से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वो सर झुकाए काम करते तबसरे किए जा रहा था। चाची ने पुरसोच हंकारा भरा। तो इसीलिए बाजी के भाई का ख़ानदान के साथ नहीं रहता। ओह नहीं चाची, वो तो हमेशा से अलग रहते थे। फिर ख़ानदान में और है भी कौन? बाजी के एक ही भाई थे। सादी के अब्बू अरसा हुआ फौत हो चुके। उनकी वफ़ात से भी सालों पहले से उन्होंने घर अलग कर लिया था। उनकी बीवी की अपनी सास मतलब बाजी की मरहूम अम्मी से नहीं बनती थी। फिर भी बाजी बड़ा ख्याल करती थी अपने भतीजों का। सादी भाई लोग 3 बहन भाई हैं। ये तो बस अब कुछ सालों से उनकी बोल चाल। सदाकत, अगर आप हमारे शजरा नसब पे रोशनी डाल चुके हों तो टेबल पे खाना लगा दोगे? सदाकत के हाथ से चिमटा गिरते गिरते बचा। चची भतीजा घबरा कर पलटे। वो कोट बाजू पे डाले, दूसरे हाथ में पर्स लपेटे चौखट पे खड़ी थी। और ये फ़िक्रा उसने बिना किसी गुस्से या तंज के बहुत सादगी और नरमी से अदा किया था। लाया बाजी, बस 1 मिनट। वो जैसे करंट खाकर एकदम तेज़ी से काम करने लगा। चची ने भी खफीफ सा सलाम किया। वो उसी नरमी मगर संजीदगी से जवाब देकर राहदारी में आगे चलती गई और हील की फर्श से टकराती आवाज़ गूंजती गई। राहदारी के सामने लॉन्ग रूम था। उसका आधा हिस्सा सोफे से आरास्ता टीवी लाउंज था। बाकी निस्फ में डाइनिंग टेबल बिछी थी। सरबराही कुर्सी की जगह पर एक मम्मर साहब व्हीलचेयर पर बैठे, ऐनक नाक पे जमाए अखबार पढ़ रहे थे। वो दाएं हाथ की पहली कुर्सी पे आ बैठी, चीज़ें एक तरफ रखीं, प्लेट उठाई, कांटा उसमें रखा। आज घर कब आओगी? जल्दी आने की कोशिश करूँगी, वो बहुत ठहरे हुए नर्म अंदाज में बोलती। और उसके फ़िक्रे एक रवानी से लबों से अदा होते थे और वो हमेशा बात ख़त्म करके सांस लिया करती थी। इसके बावजूद हर लफ्ज़ वाज़ेह और क्लियर होता था। ज़ुमर, उन्होंने पुकारा। ज़ुमर ने जवाब में सिर्फ यूँ कहा। कल की तारीख याद है? क्या था? कोई क्रिकेट मैच था? ज़ुमर ने उसी इत्मीनान से पूछते हुए नैपकिन गोद में बिछाया। शादी की सालगिरह थी। वो 25 साल का हो गया है। उसके हाथों की हरकत सुस्त हुई, भूरी आंखों में साया सा लहरा। वो अपना चेहरा मोड़कर सदाकत की तरफ मुतवज्जे हो गई, जो लवाजमात मेज़ पे रख रहा था और ज़ुमर से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। बड़े अब्बा भी अखबार को ही देख रहे थे। सदाकत अंदर चला गया तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें ये याद है कि तुम क्या क्या भूलने लगी हो? 4 साल से उनके घर जाना भूल चुकी हो, 1.5 साल से उसकी शक्ल देखना भूल चुकी हो। ज़ुमर ने मेज़ के वस्त में रखे गुलदान को देखते हुए कप लबों से लगाया। बोली कुछ नहीं। उसका चेहरा सपाट था। वो तुम्हारी कोई सालगिरह नहीं भूलता। मैं उसे कॉल कर लूँगी। कॉल करना परवाह करने के मुतरादिफ नहीं होता। ज़ुमर ने संजीदगी से बड़े अब्बू का चेहरा देखा, जो अब उसे ही देख रहे थे। वो मेरा भतीजा है, मैं उसकी परवाह क्यों नहीं करूँगी? तो फिर उससे नाराज़गी ख़त्म क्यों नहीं करती? मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। शादी मेरे लिए क्या है ये आप जानते हैं और कोई इस हकीकत को नहीं बदल सकता। तो फिर उससे मिलती क्यों नहीं? ठीक है, आप हमारा नाश्ता स्पॉइल करना चाहते हैं तो ऐसे ही सही। प्याली फ्रिज पर रखकर वो मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गई। वो मुझसे क्यों नहीं मिला जब मैं बीमार थी? अब्बा, मेरे गुर्दे ज़ाया हो गए थे। एक अजनबी औरत मुझे गुर्दे दे सकती है, मगर मेरा भतीजा मुझसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि उसकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी। अब्बा, वो मेरा बेटा था, मेरा भाई था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मगर वो मेरे पास नहीं था।
जब मुझे उसकी ज़रूरत थी वो इंग्लैंड चला गया। और हाँ, वो वहाँ से मुझे कॉल कर लेता था, मगर कॉल करना परवाह करने के मुतरादिफ तो नहीं होता ना। तुम उसकी ये बात दरगुजर कर देती अगर उसने ये ना कहा होता कि फ़ारस बेगुनाह है। और जुमर रुकी, उसके तासुरात बदले, आंखों में गहरा कुर्ब, तकलीफ, गुस्सा उभरा। फ़ारस गाज़ी का नाम मेरे सामने मत लिया करें। उस शख्स ने मेरे साथ क्या किया आप भूल गए हैं, तो मैं आपको याद कराती हूँ। उसका नाश्ता जैसे हराम हो चुका था। लबों को नमकीन से थपथपा कर बाल कान के पीछे अड़से और उनकी आंखों में देखकर सपाट लहजे में बोली, वो आपकी बहू का भाई, उसने 4 साल पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने अपनी बीवी और मुझे एक जगह बुलाकर हम दोनों को शूट कर दिया ताकि मैं असल टारगेट समझी जाऊं। इन 3 गोलियों ने जो मुझे कमर में लगी थी कि इस शख्स ने मेरी पुश्त पर ही तो हमला किया था। मेरे सिर्फ गुर्दे नहीं छीने, हर चीज़ छीनी। और शादी उसने तब भी कहा था, अब भी कहेगा कि उसका मामू बेगुनाह है। ग्रेट। दोनों हाथ उठाकर उसने जैसे किसी नादीदा हस्ती को दाद दी। उसका रंग निचड़ चुका था और वो शदीद डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। उसने शादी के बड़े मामू और अपनी बीवी को मारा। ये उनका अपना मामला है, अगर उसने मुझे भी मारना चाहा था, और ये मेरा मामला है। मगर अब्बा, इसके बावजूद मैं फ़ारिस के केस को फॉलो नहीं करती। मैं खुद को 1.5 साल से इस केस से अलग कर चुकी हूँ। अपना बयान भी वापस ले चुकी हूँ, क्योंकि जब इस वाक़े का जिक्र किया जाता है मुझे नए सिरे से तकलीफ़ होती है। प्लीज़ मुझे कम से कम नाश्ते की मेज़ पर तकलीफ़ ना दिया करें। बहुत दुख से कहते हुए अपनी चीज़ें समेटती वो उठ खड़ी हुई। बड़े अब्बा ने खामोश तासुर से उसे जाते देखा, फिर उसकी आधी चाय की प्याली को। हर शादी से शुरू होकर फ़ारस पे ख़त्म होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में चाय नाश्ते यूं ही अधूरे रह जाते थे।